नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार सभी वैद्यों को प्रणाम। मैडम मोनिका जी, वंदना मैडम जी नमस्कार, अंजना सक्सेना मैडम नमस्कार। मैं आप सभी को को होस्ट बनाता हूँ और प्रणाम सर। सेशन का सबको को होस्ट बना देता हूँ। मैं को होस्ट बन गए, ये भी को होस्ट, आपको मैं होस्ट बना देता हूँ। जी कौन सा सूत्र पढ़ना है मैडम? सर 72, 73, 74 सर। जी बिल ये 72 कफोद वायाम वमनम निम्ब प्रसव वारिणा बिल्वाड़की पंचकोल दर्भ पंचक साधितम जलम पिबेद जन्या वा सिद्धम सक्षौद्र सर्करम मुग्धयूसम च सव्योसम पटोल निम्ब पल्लवम यवान्नम तीक्ष्ण कवलम नश्य लेहांश्च शीतये। यहाँ कफज तृष्णा की चिकित्सा बताइए कि इसमें सर्वप्रथम नीम के पत्तों के रस या क्वाथ रस को पिलाकर रोगी को वमन कराएं। बेल की गिरी या पत्ते, अरहर के पत्ते, पिपली, पिपला, मूल, चव्य, चित्रक की जड़, सौंठ, दर्भ पंच यानी तृण पंचमूल इन द्रव्यों के क्वाथ जल को शीतल करके पीने के लिए दें अथवा हल्दी को पकाकर शीतल किया गया जल मधु या मिश्री से मिलाकर पीने के लिए दें। खाने के लिए यहाँ बताया है सौंठ, मरीच, पिपली, कटु, परवल के पत्ते, नीम के पत्तों का रस में पकाया गया मूंग का जूस एवं जौ या दलिया दें और त्रिकटु आदि द्रव्यों के कवल, गंडूस, नस्य और अवलेहों का भी प्रयोग करें या कराएं। जी मैडम, अगला भी पढ़ दूं? अभी जोशी सर इसकी टीका बाकी है। इस पे चर्चा करिए आप लोग इसकी टीका पे। जी मैं सर, होस्ट बना इसकी देता टीका। हूँ। मैम विजिबल है ना? आ रहा है मैम, धीरे धीरे आ गया। जी जी मैम आ गया। प्रणाम मैम, प्रणाम अंजना मैम। सभी लोग को बहुत बहुत शुक्रवार, सर को भी बहुत शुक्रवार, नमस्कार सभी लोग। पढ़िए मैम, स्टार्ट करिए। मैं पढ़ देती हूँ मैम। पढ़िए पढ़िए। श्लेष्म जाया तृष्णाया निम्ब पत्रे पत्र पानीयेन वमन शस्तम। जी श्लेष्म से उत्पन्न तृष्णा में निम्ब पत्र का जी पानी के साथ वमन प्रशस्त होता है। जी, नीम के पत्ते के पानी के साथ वमन करवाना प्रशस्त होता है। बिलवादी भी जल साधित कफ तृष्णाया पिबेत। बिलवादी से सिद्ध जल कफ की तृष्णा में पीना चाहिए। रजन्या हरिद्रया जल सिद्ध पिबेत। रजन्या मतलब हरिद्रा से सिद्ध जल को पीना चाहिए। सक्षोद्र शर्कर कफ तृष्णाया मुद्गयूश्च त्रिकटु पटोल निम्ब पल्लवान्वित पिबेत। मधु के साथ और शर्करा के साथ कफज तृष्णा के लिए मुद्गयूश
और त्रिकटु पटोल नींब के पत्तों को डालकर मुदगयूश पीना चाहिए और उसके अंदर मधु और शर्करा भी मिलाना चाहिए। सर मैम ऐसे ही है ना? जी मैम, जी मैम, जी। अभी हिंदी पढ़ी थी, हिंदी भी था। ये हाँ, वमन ठीक, हो हाँ गया ना, जी, हाँ जी, वमन के बाद जो हम लोगों को अनुक्रम करना हाँ, है अन्न का, मतलब उसमें जो संसर्जन क्रम वमन करना है। हाँ, उसके बाद ये जो यूश वगैरह है वो इस तरीके के इनसे साधित जल और हम लोगों को पीना है, तो ये तृष्णा जो है, कफज तृष्णा में आराम देगा। जी मैम, आगे लाभदायक होता है। यवान्नम तीक्ष्ण कवल तीक्ष्ण नस्य तीक्ष्ण लेह च शीलिए। सो यव इसमें लिखा है यव का अन्न है ना, उससे तीक्ष्ण कवल। मैम यव के अन्न से देना है जौ यवान्नम यव। इन्होंने, हाँ, जौ का दलिया बोला ना अभी। अब हिंदी में हम लोग हम्म, पढ़ रहे थे, है ना, जैसे कि जी हमने क्या जी, किया था कि जैसे सौठ मरीच पिपली था, है ना, त्रिकटु हमने जी लिया और त्रिकटु में हमने कटु परवल के पत्ते और नीम के पत्ते का रस बनाया, है ना, और उसमें जो है मूंग का जूस पकाया। मूंग को हमने जो पकाया वो इन पत्तों के रस के साथ पकाया। जैसे कि नीम के पत्ते ले लिए और परवल परवल के पत्ते ले लिए, उनका हमने क्वाथ बना लिया या उनका हमने रस निकाला और उसमें हमने मूंग के जूस में उसको मिला दिया। या तो ये मान लेते हैं, या मूंग की जो दाल हमने बनाई वो उन्हीं 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 के रस से बनाई, उन्हीं के क्वाथ से बनाई। इसी तरह जी, से जौ के या फिर जौ का जो दलिया हम बनाएंगे वो भी, उसमें भी हम त्रिकटु डालेंगे, उसमें भी हम परवल के पत्ते का क्वाथ डालेंगे और नीम के पत्ते का क्वाथ डालेंगे, फिर उनको हम बनाएंगे। और फिर उसके बाद ये बता रहे हैं कि इसी से, ये जो हमने द्रव्य बनाया, इसी से हम कवल भी कर सकते हैं, हम गंडूश भी कर सकते हैं, है ना। तीक्ष्ण, क्योंकि वो कफ प्रधान है, तो यहाँ पे हमें तीक्ष्ण कवल चाह रहा है, तीक्ष्ण रस चाह रहा है और तीक्ष्ण लेह चाह रहा है। तो इन्होंने ये बताया है कि इससे क्या करेंगे, हम त्रकटु आदि द्रव्यों का, त्रकटु आदि द्रव्यों के कवल, गंडूश, नस्य तथा अवलेहों का प्रयोग करें या कराएं। मतलब उनका दो तरह से हो गया कि आप जो भी बना रहे हैं, चाहे आप मूंग की दाल बना रहे हैं या आप जौ का दलिया बना रहे हैं, उसमें आप परवल के पत्ते का रस जरूर यूज करेंगे और उसके अलावा आप नीम के पत्तों का रस यूज करेंगे, उसमें आप त्रिकटु मिलाएंगे और उसी का आप नस्से, उसी का आप कवल, उसी का आप गंडूश, उसी का आप अपलेह और उसी का आप खान पान भी करेंगे। जी मैम। नेक्स्ट आयुर्वेद नेक्स्ट रसायन जी कफ तृष्णौषध मह आहा कफ कफोद वायामिति। तो ये इसमें भी कफोद वायाम जो श्लोक स्टार्ट हुआ है, इसमें कफ तृष्णा के लिए, कफज जी, तृष्णा के लिए औषध बताई गई है। कफ से आढ़की, उत्पत्ति, हाँ, जी हाड़ कफ की, से जी। उत्पन्न, आढ़की में आगे लिखे आपने। आढ़की शिम्बी धान्यम। जी आढ़की का मतलब है शिम्बी धान्य यहाँ पर। जी, कच्छक तुमु तुणी तुणीक, तुमुक या तुणीक। कच्छक का मतलब यहाँ पे तुणीक से लिया गया है। पूरी, हाँ, वंग सेने त्रिशा श्लोक 22 बिलवाड़की धातकी पंचकोल दर्भेशु सिद्ध कफजा निहंती। जी। जी मैम। अब बिल्व इन्होंने, आड़, हाँ, हाँ बिल्कुल आड़ की बिल्कुल, मतलब शिम्बी धान्य बोला ही है हाँ, इन्होंने। हाँ, धाई के पत्ते धातकी, जी पंचकोल, दर्भ, जी, इनसे सिद्ध जो सिद्ध किया जाता है, तो वो कफ का नाश करती है। कफ से उत्पन्न जो कृष्णा, सर्दी होती है, हाँ उसका कृष्णा नाश कृष्णा, करती है। हाँ, जी, तृष्णा का नाश करती है। जी जी मैम। जी, इसमें मैम ये हुआ योग, कि जो जी एकल मैम। द्रव्य भी यूज कर सकते हैं और इनके अलग अलग हम लोग जल दे सकते हैं साधित, या यूज में हम कभी पटोल मिला दें, कभी मतलब जैसा भी हो कि पेशेंट का जैसे हमने कटु नीम के पत्ते मिला दिए और यूज दिया तो फिर वो वमन कर देगा। तो हम पटोल जो है, यूजुअली जो पटोल पत्र है वो उतने वैसे नहीं होते, उनको केवल मतलब त्रिकटु मिला के हल्का सा यूज दे दें। और बाकी तो मैम ने बताया कि सारी चीजें जो है वो अलग अलग प्रोसेसेस में यूज करना है। मेन हमारा कफ को वहां से हटाना है और जो स्रोत है अवरुद्ध हो रहे हैं कफ के कारण, उसको हमको वहां से हटाना है। जी मैम। जी मैम। योग रत्ने बिलवाड़की कन्यक पंचमूल दर्भेशु सिद्ध कफजा निहंती इति। योग रत्नाकर में भी बताया गया है बिल्व, शिम्बी धान्य, कन्यक। मैम कन्यक क्या है यहाँ पे? अब यहाँ ना, जैसे आपने वहां पे आड़ की इन्होंने शिम्बी धान्य माना,
अब यहाँ इन्होंने कड़की जो आड़की माना है वो कन्यक माना है। कन्यक में हम यहाँ तो कन्यक जिसका भी पर्याय होगा, या तो फिर कन्या, कन्या से घृत कुमारी भी मान सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये आड़की का इन्होंने यहाँ पे मतभेद बताया है, इसलिए इन्होंने योग रत्नाकर को डाला है। अब योग रत्नाकर एक बार खोल देते हैं तो बता देते हैं कि इन्होंने बोला है कि बिल्व आड़की, तो कन्यक किसी का पर्याय है, तो आड़की को उन्होंने कन्यक के रूप में माना है। देख लेते हैं, 1 मिनट देख लेते हैं, बताते हैं आप पढ़िए। सुनीता मैम थोड़ा सा आप भी बताइए अगर आपको एकदम इंस्टेंटली बताओ। सुनीता मैम है क्या? प्रणाम विनीता मैम। मैम। हाँ मैम प्रणाम मैम। बताइए, आड़की किसे कहते हैं? आड़ की मैम अरहर, अरहर होती है आड़ की। हाँ तो फिर वही शिंबी धान्यम, तो आड़की अरहर आपका एकदम सही आ हाँ गया। मैम, यहाँ पे लेकिन उसको ना ऐसे प्रतिनिधि द्रव्य मतलब बोल दिया कि मतलब वो है, तो उससे रिलेटेड सारे शिंबी धान्य यूज कर सकते हैं। हाँ वही बात है ना, अब उसको हम जो मानते हैं, तो कन्यक को इन्होंने, कन्यक एक बार इन्होंने यहाँ पे दे दिया है ना। अब कन्यक इन्होंने किसको माना है, ये योग रत्नाकर में भी एक बार देखना पड़ेगा। चलिए मैडम उसमें चलता है, लेकिन शिंबी धान्य ये आधार बिल्कुल सही मैडम बता रही है, उसको ही हम मानते हैं। कन्यक भी हो सकता है उसी का कोई और, शिंबी धान्य का ही कोई और तरह का वो बताया हो। जी शशि मैम भी कंफर्म कर रही हैं कि वो अरहर ही है मैम। दाल, हाँ दाल के लिए, हाँ जी। हाँ हाँ ठीक है मैम, आगे। पंचमूल दर्भेषु सिद्ध कफजा निहंती। पंचमूल और दर्भ से सिद्ध किया जाए तो वो कफज तृष्णा का नाश करती है। इति कच्छक धातकी पंचकोलियो स्थाने लघु पंचमूलम। पंचकोल के स्थान पर यहाँ पे लघु पंचमूल का ग्रहण करना चाहिए, यही मतलब हुआ ना मैम? मत, हाँ मत इन्होंने अलग बोल दिया है, जैसे अब इन्होंने कच्छप को धातकी बोल दिया है, और जी। यहाँ पे पंचकोलियो स्थानीय लघु, हाँ तो पंचकोलियो जो बोला है, तो पंचकोलियो को हम लोग पंचकोल मानेंगे, पिपली पिपली मूल चब्बे चित्र शुंठी। लेकिन यहाँ इन्होंने बोल दिया है कि पंचकोलियो स्थानीय लघु पंचमूलम। यही लघु जो पंचमूल। मत वैभिन्य आया है, वो मत वैभिन्य बंगसेन का और योग रत्नाकर का यहाँ वर्णन किया गया है। जी वंग अंजना मैम, सेने। जी जी मैम। जी मैम बोलिए। मैम पूरा जब कंप्लीट कर लेंगी उसके बाद जैसे आप समराइज कर देती है ना पूरा, एक हाँ अच्छी टीचर की तरह जी वैसे ही कर दीजिएगा, वो बहुत अच्छा लगता है बहुत मैम। ही यूजफुल होता है मैम। हाँ जी, जी जी कर जी। कर जी। क्योंकि जब पढ़ रहे होते हैं ना मैम, तो हमारा ध्यान हाँ ज्यादातर उसका मतलब निकालने पे रहता है, लेकिन बाद में जो समराइज करो तो समझ में आ जाता है हाँ जी जी थोड़ा। मैम बहुत अच्छे जी से कर देती हैं। जी मैम। ठीक है मैम, कोशिश करते हैं वंग जी। सेने त्रिशा श्लोक 23 सजिका सजीरका अन्य आर सजिका अन्य आर्दक श्रृंगवेर सोवर्चला अंध्य अन्य अर्ध जल प्लुतानि मध्यानि हृदयानि न गंधवंती पीतानि सद्य शमयन्ति तृष्णाम इति। जी सजीरक बोला है यहाँ पे, सजीरक ना, सजीरक, हाँ जी। हाँ हाँ सजीरक फिर आर्णिया। हाँ अदरक श्रृंगवेर, हाँ मतलब हाँ ये तो वो हो गया ना, अदरक हो गया ना मैम। अब हाँ अदरक तो हो गया, है ना, लेकिन जो आर्णिया अदरक बोला है वो श्रृंग। आड़की, आड़की भी हो सकता है, जो ऊपर आड़की हम पढ़ के आ रहे थे ना अभी, जी वो भी हो जी सकता जी। है। जो मतलब अदरक तो है ही है, और सजीरक है, आर्णिया एक बार बीच में लग रहा है ना, हो सकता है वो हाँ जी आर्णिया हाँ जी उसके लिए आया है ना। जी जी। फिर श्रृंगवेर अदरक होता है। श्रृंगवेर जी सोवर्चल जी सर्वचल। सोवर्चलान्य हम्म अर्ध जल प्लुतानी, हाँ मतलब इस सोवर्चलानी ये मतलब हुआ हाँ इसका, कि सोवर्चल हाँ आदि हाँ आधा जल हाँ में प्लुतानी, उसको, हाँ, हाँ भिगोया उस भिगो दिया। मद्यानि हृदयानि च गंधवंती पीतानि सद्य। है। अब इसका क्या वही है मीनिंग कि हुआ है? हाँ उसमें इन्होंने ये बताया है कि ये जो हृदयानी मतलब हृदय को अच्छा लगने वाला है ना, गंधवा गंधवंती पीतानी सद्या, मतलब इस तरह से इन्होंने बोला है कि, या तो इन्होंने ये बोला है कि जो जीरक है, आड़क है, अदरक है, श्रृंगवेर है और सौरजल है ना, इसको इन्होंने क्या किया है कि थोड़ा सा जल में, आधे जल में इसको इन्होंने भिगो दिया है। ठीक है, और फिर ये कह रहे हैं कि अगर इसको मध्य के साथ इसका सेवन किया जाएगा, तो ये दिल को मतलब हृदय को भी वो करेगा, और गंध जो है गंधवंती, मतलब इसका जो गंध होता है मध्य का, उस गंध को हर लेगा। पितानी सत्या, पीने से जो है वो तृष्णा को तुरंत ही शांत करेगा, यही हो सकता है इसका। अब बंगसेन की बुक जी तो किसी के पास है नहीं, बंगसेन एक बार लग रहा है सब बहुत अच्छा आयुर्वेद रसायन ने बंगसेन को बहुत बहुत ही ज्यादा डिस्क्राइब किया है,
एक बार बंक्शन को लेना है, लाइब्रेरी से देखती हूँ मैं एक बार बीच बीच में, उसका बहुत अच्छा लगता है क्योंकि क्लियर हो तो अच्छा लगेगा। चलिए इसको नोट कर लेती है, वंदना मैम इसको नोट करिएगा, कल सर के साथ फिर एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी मैम। जी जी जी। अब इसमें मतलब कुछ है नहीं, इसमें सिंपल सिंपल यही बताया है कि जो हम कफजन्य तृष्णा की बात कर रहे हैं, तो जो कफजन्य तृष्णा की बात हम जब करेंगे तो वहां पे हमें जनरली, जैसे हम सभी जानते हैं कि जो उष्ण द्रव्य होते हैं वो कफ का भेदन करते हैं या कफ का छेदन करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए उसके साथ साथ क्योंकि तृष्णा है तो तृष्णा में पित्त और वात दोनों जो है वो कुपित रहते हैं। तो जनरली बहुत अच्छा इन्होंने बताया है कि यहाँ पे नींब पत्र, बिलवादी साधित मतलब जल, जो बिल्व पत्र है या नींब पत्र का साधित जल बताया है। तो नींब पत्र को हम लोग सभी जानते हैं कि वो बहुत ज्यादा तिक्त रस प्रधान होता है। तो तिक्त रस प्रधान होने का मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि पित्त का शमन किया, और पित्त का शमन करने के साथ साथ ही जो है वो फिर जब पित्त का शमन होगा तो कहीं ना कहीं वो कफ को भी कम करेगा, क्योंकि मेन जो मूल है तृष्णा की जो जड़ है वो है पित्त और वायु। इसके अलावा इन्होंने यहाँ हरिद्रा को लिया, हरिद्रा का जल लिया, बिल्व का जल लिया और इन्होंने नीम का जल लिया, ठीक है मैम। इसके अलावा इन्होंने यहाँ बताया कि जो मूंग का हमने यूज बनाया, या हम मूंग का यूज हम लोग जनरली वैसे भी यूज करते हैं। तो अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा प्यास लगी और पेशेंट बड़े लोग, हम लोग देखिए हम लोग आते थे, कभी कभी स्कूल से आते थे, बहुत धूप लग जाती थी, तेज धूप लग जाती थी, तो हमारी मम्मी दादी लोग कहती थी, अक्सर मुझे याद है कि नहीं नहीं अभी तुरंत पानी नहीं पिलाना, एकदम गर्मी से आया है बच्चा बाहर से, इसको तुरंत पानी नहीं पिलाना है, पहले इसको ठंडे जगह बैठाइए, थोड़ा इसको अच्छे से कूलर के सामने या पंखे के सामने, हल्का हवा, मतलब तुरंत ठंडी हवा नहीं देना है, तुरंत ठंडा पानी नहीं देना है। तो मुझे लगता है कि यहाँ इन्होंने इतना अच्छा से ये बनाया है जो कल्पना की, मूंग का यूज लिया, और मूंग के यूज में इन्होंने स्पेशली क्योंकि हम जानते हैं सभी लोग कि कफ जो वो जो मधु होता है वो कफ का शमन करता है, और शर्करा जो है इन्होंने बताई है उसको पित्त का शमन माना गया है। तो उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि अब कफ और शर्करा दोनों को अगर हम कफ वो मधु और शर्करा को मिला देंगे कफ तृष्णा में, और इसमें हम मूंग यूज में हम त्रिकटु, पटोल और नीम का पत्र का क्वाथ या पत्र का रस डाल देंगे, तो वो जो है हमारी कफ तृष्णा को बहुत जल्दी से आराम दे देगा। और इसका हम जो है अ, अनुसार, जैसे हम उसकी कोई कल्पना के अनुसार हम उसका जो है कवल भी कर सकते हैं, गंडूश भी कर सकते हैं, उसको हम लेहन भी कर सकते हैं, या फिर उसका हम नस्से भी ले सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने ये चीजें बताई हैं कि हरिद्रा ले लिया हमने, बिल्व ले लिया हमने, या नींबू पत्र ले लिया हमने, और उस तरह हमने क्या किया कि पटोल और नीम के पत्रों का रस लेके उसमें हमने मूंग मूंग की दाल बनाई, या फिर हमने जौ का दलिया बनाया, और उसमें हमने थोड़ा सा जो है वो त्रिकटु मिलाया, लेकिन हमने उसमें मधु और शर्करा भी मिलाया। तो ये कल्पना बहुत अच्छी बन गई, जिससे कि कफज तृष्णा को शांत करती है। ये जो तालू और क्लोम जब बहुत ज्यादा सूख जाते हैं तो उसको उस कंडीशन में हमें ये दी जा सकती है। इसके अलावा बंगसेन ने भी बहुत अच्छे से बताया है, क्योंकि बंगसेन की टीका को हम लोगों को और थोड़ा सा बंगसेन की बुक से भी देखना चाहिए। तो यहाँ इन्होंने शिम्बी धान्य का प्रयोग किया है, अरहर। जैसे अभी मूंग की बात हो रही थी, यहाँ पे अरहर की बात आ गई है, और जो बिल्व की बात ये भी यहाँ फिर कर रहे हैं, बंगसेन भी कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे धातकी की बात बहुत आई है, और पंचकोल की बात, अगर हम जैसे त्रिकटु की बात वहां आ रही थी, यहाँ पे हम अगर पंचकोल की बात कर लें तो उससे जो सिद्ध सिद्ध करके अगर हम बनाएंगे तो वो कफज का निहरण कर देगी। जो भी कफ हमारा कहते हैं ना कि स्रोतों में लीन हो चुका है, वो स्रोतों से बाहर आ जाएगा, और कोष्ठ में आके उसको वो बाहर से निहरण कर देगी, पूरी तरह से निकाल देगी। तो ये अरहर की दाल को मान लेते हैं, जैसे अगर कॉमनली हमें पंचकोल भी मिल जाएगा, कॉमनली हमें बिल्व भी मिल जाएगा, हमें आड़ की भी मिल जाएगा, और धात की भी मिल जाएगा। तो कफज के लिए ये भी बहुत ही स्पेसिफिक उन्होंने बताया है। इसके अलावा योग रत्नाकर का भी है, तो योग रत्नाकर ने थोड़ा सा डिफरेंस बोल दिया है कि हम जो है वो धातकी जो है वो कच्छप को मान रहे हैं, और पंच कोल की बात हम कर रहे थे, तो इन्होंने लघु पंचमी को बोल दिया है। तो योग रत्नाकर की टीका थोड़ा सा और डिटेल इस बारे में देखेंगे तो इसको डिस्कस कर लेंगे। और फिर बंगसेन ने फिर एक और बता दिया है कि इस तरह से अगर आप जीरक ले लेंगे, आप थोड़ा सा अदरक ले लेंगे, आप थोड़ा सा सौरवचल ले लेंगे, उसको हल्के से जल में मिला लेंगे, और वो जल अगर आप मध के साथ मिला के पियेंगे तो वो आप जो तृष्णा के साथ साथ वो हृदय को भी फायदा करेगा, और उसके अलावा वो क्योंकि वो गंधमुक्त हो जाएगा मध भी, तो वो जो है तुरंत ही तृष्णा को शांत करेगा।
इतना ही सार इसमें है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, मेरे को तो समझ में आया। कुछ लोग और भी अपनी एडवाइस दे सकते हैं इसमें। जी। बहुत अच्छा हो गया। उषा मैम है, आज बिजी होंगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। 4-5 पॉइंट्स अगर हम लोग डायरी में नोट कर लें इस वाले को, तो ये फिर कभी भी हमारे जो है काम आएंगे। कफज तृष्णा के लिए बहुत इफेक्टिव है। जी मतलब कफज जो तृष्णा हुई उसमें कफ नाशक जो हम लोगों ने जी जो हैं उनको अलग अलग तरीके से यूज करके उसको हमको उसका निर्धारण करना है। बिल्कुल, उन्होंने कफज ड्रग भी और दिए इवन हैं और वमन यहाँ कराने के बाद भी हमको कफ नाशक जो योग हैं उन्हीं को यूज जी करना है अपने संसर्जन कर्म में भी। जैसे आंवला हो गया, हरड़ बेड़ा हो गया, या हम दालों में मूंग मसूर चना मटर ये सब ले लिया। तो इनके जो यूज तो जिससे उसमें फिर तिक्त रस जी प्रधान द्रव्य मिलाइए, नीम हाँ मिलाइए, पटोल पत्र मिलाइए, ये बहुत अच्छा दिया है ना? जी जी आगे ठीक। पढ़िए, आगे आगे पर वाला श्लोक। हाँ वंदना मैम आप पढ़ दीजिए 75। पढ़ रही हूँ मैं। जी मैम। सर्वे रामांच तदंच त्रि क्रियेष्टा वमनम तथा त्रियूषणा रुष्क वचा फलाम्बो उष्ण अम्बुम स्तुभि। जी इसका हिंदी में मीनिंग हाँ मैम, ये लिखा है, इन्होंने बोला है कि जो सर्वे रामाच्य तद अंतरे क्लेष्टा वमनम तथा, अर्थात त्रिदोषज और आमज जो तृष्णा है, अभी हमने बातज पित्तज कफज पढ़ी, अब ये बता रहे हैं त्रिदोषज तृष्णा और आमज तृष्णा की चिकित्सा बता रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो त्रिदोष नाशक तथा आम दोष नाशक चिकित्सा है, इसमें हितकर होती है, क्योंकि त्रिदोष जन्य है तो त्रिदोष नाशक चिकित्सा करेंगे और आमज चिकित्सा करेंगे। तो जैसे अभी आपने पढ़ा कि त्रियुष में 60 मरीज पिपली हो गया, और यहाँ पे जो इन्होंने पढ़ा अरुष्कर का पर्याय है भिलावा या भल्लातक का है। फिर बचा में इन्होंने बालबच लिया है, और अम्लोष्ट में इन्होंने लिया है खट्टे फलों का रस, और इसमें गर्म पानी तथा दही का पानी मिलाकर इससे वमन कराना चाहिए। तो ये जी इन्होंने इसकी चिकित्सा बताई। और जो वक्तव्य लिखा है, वक्तव्य में बता देती हूँ। वक्तव्य में लिखा है कि इसके पहले बात दोषों की चिकित्सा का निर्देश किया गया है। त्रिदोष तृष्णाओं में दोषों के तर तम का विचार कर तदनुसार चिकित्सा करें। आम दोष तृष्णा में पाचन चिकित्सा करें। जैसे कि हम लोग सारे सारे ही रोगों में करते हैं कि अगर हम त्रिदोष व्याधि की, किसी भी त्रिदोषी व्याधि की चिकित्सा करते हैं, तो दोषों की अंशांश कल्पना को ध्यान में रखते हैं कि कौन से दोष की जो लक्षण है किस ज्यादा है, और कौन सा दोष जो है वो इसमें अधिक बढ़ गया है, कौन सा दोष हीन हो गया है। वही है, आप यहाँ पे गाइडलाइन दे रहे हैं। टीका जी पढ़िए मैम। इसका मतलब टीका ये हुआ पढ़िए। कि अगर आम के कारण तृष्णा हो रही है तो हमको आम का पाचन, सौंठ पिपली मरीच वचा बिलावा, मतलब ऐसे जो तिक्त द्रव्य हैं उनके द्वारा या उनके द्रव्यों के कषाय के द्वारा उनकी चिकित्सा करनी चाहिए। और साथ में मैम इन्होंने ये भी बताया है कि जो भी हम लोग जितने भी वो द्रव्य यूज करते हैं उसमें कफत सर्दी में, वो सारी आमच तृष्णा की चिकित्सा में हम लोग उन द्रव्यों का जो है वो यूज कर सकते हैं। और जी उसमें जो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो उपद्रव आएंगे उनकी चिकित्सा हम लोग कैसे करेंगे उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अब इसमें टीका पढ़ लेते हैं हम। जी मैम कोई टीका पढ़ेंगे क्या? जी मैम, मैं पढ़ देती हूँ। हाँ पढ़िए पढ़िए। मैम। अन्यातयात अन्न विहरात तृष्णाया सत्या मंडम नहीं उष्णम। मैम, इससे ऊपर वाला, इससे 75 का टीका, सर्वे रामाच यहाँ। सॉरी, सर्वेरामाच तृष्णाया सत्या तदहंत्री सन्निपातज्ञ आमग्नि च क्रियेष्टा। मतलब सभी आम रोगों में तृष्णा को जीतने के लिए सत्या मतलब क्या होगा मैम यहाँ पे? तदहंत्री जी मतलब उसको, उसका नाश करने वाली, ये तो समझ में आ रहा है। एक्चुअली हाँ हाँ, वही है मैडम। इसमें इन्होंने जो भी बताया कि जो हम यहाँ लिख रहे हैं ना, अन्य जो आपने पढ़ा
सर्वे रामाश्च मतलब एक तो सर्व दोष वाला और आम दोनों का बताती है यहाँ पे ना कि सर्वेर और आमाश्च सभी दोषों से त्रिदोष से और आमस तृष्णा में हमें क्या करना है। सत्याम तदश्री सन्निपात ध्यामग्नि चक्रियष्टा जो अभी उन्होंने वक्तव्य बताया कि जब हम सन्निपात की चिकित्सा करते हैं या आम की चिकित्सा करते हैं उसमें हमें किस तरह से करना है ये आगे बता रहे है ना। ये बस इन्होंने इतना ही बताया कि सर्व चिकित्सा मतलब सर्वे आमाश्च तृष्णायाम सत्याम जो सत्य है जो सर्व दोष से कुपित और आम दोष से कुपित जो तृष्णा है उसमें जो सत्य है तदश्री इस तरह का कार्य सन्निपात को मतलब सन्निपात शामक मैम चिकित्सा और तदहंत्री है, हाँ मतलब तदहंत्री उसको हाँ उसको नाश करने हाँ वाली नाश करने वाली सन्निपात सन्निपातग्नि, नाशक हाँ हाँ, और सन्निपातक और आमयाग्नि। आमग्नि पहले भी मतलब इन्होंने इसमें हिंदी में भी साफ साफ लिख दिया ना त्रिदोष नाशक और आम दोष नाशक चिकित्सा ना तो वो पहली लाइन उस तरह से बताया है कि तदश्री इस मतलब तरह से करेंगे हाँ तदहंत्री त्रिदोषज्ञ हो और पाचक औषधियां। हाँ मतलब अब उस तरह की जैसे जो हम अगर हमारे पेशेंट को त्रिदोष तृष्णा है तो हम त्रिदोष नाशक चिकित्सा करेंगे। अगर आमज तृष्णा है तो आमज नाशक चिकित्सा करेंगे। ये इसका साफ तथा च वमनम इष्टम मतलब जी और वमन कर इष्ट है मतलब कहा गया हाँ है। जी तृष्णा अरुष्कर वचा आदि युक्तेन फल अम्लेन उष्ण जलेन व मस्तुना व इष्टम। त्रिउष्ण तब सौंठ मरीच पिपली अरुष्कर यानी कि भल्लातक वचा आदि से युक्त फलाम्लेन फल अम्लों का रस मतलब अम्ल फलों का रस उष्ण जल से या मस्तु से मस्तु मतलब दही का पानी इससे वमन कराना चाहिए। जी एकदम क्लियर कर दिया आपने जी। आयुर्वेद मैम एक्सप्लेन कर दीजिए। बस मैम इसमें आपने एकदम सही पढ़ा कि जो आप पहली लाइन एकदम क्लियर हो गई कि सर्वे रामस्य मतलब या तो सर्वदोष युक्त हो या आम दोष युक्त जो तृष्णा है उसमें जो है सत्याम तदहंत्री मतलब कि उसी के अनुसार हमको उसकी नाशक चिकित्सा करनी है। सन्निपात नाशक चिकित्सा करनी है। आमग्नि मतलब आम की आमज तृष्णा को आमज नाशक चिकित्सा करनी है। और इन दोनों चिकित्सा में क्या बोल रहे हैं तथा च वमन इष्टम इन दोनों चिकित्सा में जो है वमन ही इष्ट है। इसको वमन चिकित्सा ही इसमें जो है श्रेष्ठकर होगी। और वमन चिकित्सा किससे करनी है तो वमन चिकित्सा के लिए त्रिउष्ण लेना है त्रिकटु लेना है अरुष्कर मतलब हमें भल्लातक लेना है हमें बाल बच लेना है। और उससे हमें युक्त करके जो है खट्टे फलों का रस ले लेना है उसमें थोड़ा सा उष्ण जल मिला देना है और उसमें मस्तु मिला देना है। ये इष्ट किया गया है वमन द्रव्य। ये वमन द्रव्य इन्होंने इसमें स्पेशली बताया कि किन किन चीजों से हमें इसमें वमन कराना चाहिए। आयुर्वेद रसायन सन्निपातजो औषधम आह सर्वेरिति सन्निपातज जो तृष्णा है उसकी औषध कहा गया सर्वेरिति मतलब सभी कुछ। तदहंत्री सर्व दोष हंत्री आम हंत्री च तदहंत्री का जी मतलब जो सभी दोष नाशक हो और आम नाशक हो। जी त्रिउष्णादि भी वमनम मतलब त्रिउष्णादि से वमन करना चाहिए। फलाम्ल मातुलुंगाद अम्लम फलाम्ल से यहाँ मतलब मातुलुंग आदि जो अम्ल रसात्मक फल हैं। मदन फल वमन उत्वालुंजन उत्वालुंजम मतलब मदन फल जो वमन को वो करते हैं वमन कारक होते हैं इस तरह के। मैम एक्सप्लेन बताया कर जा दी। रहा है कि हेलो जी मैम बोलिए मैम। अभी वो थोड़ा सा मेरा मिस हुआ था एक बार आप रिवाइज फिर से बोल दीजिए आप क्या बोल रहे थे मेरा मैं फोन आ फिर से पढ़ देती गया हूँ जी। मैम। हाँ हाँ एक सन्निपातज औषधम आह सर्वेरिति तदहंत्री सर्वदोषहंत्री आम हंत्री च तृष्णादिभि वमनम फलाम्ल मातुलुंग आद्य अम्लम मदन फल वमन उत्वालुंजम। जी। तो उस अब इसमें यही हुआ ना मैडम कि इसमें आपने थोड़ा अच्छे से पढ़ दिया कि जो सन्निपात जो औषध है वो उसका मतलब ये कि यहाँ पे सर्वे रीति जो है हमें उसकी सन्निपात के मेरे सभी दोषों के लिए हमें यहाँ पे चिकित्सा करनी है। तदहंत्री सर्व दोष हंत्री आपने बताई दिया कि सारे सारे दोष को वो नष्ट करने वाली चिकित्सा होनी चाहिए। आम हंत्री मतलब आम का भी नष्ट करना चाहिए। और वो जो है कैसे है त्रिउष्णादि भी वमनम
जो है अगर त्रिकटु का भी जब ज्यादा उपयोग में लाएंगे तो वो वमनम की तरह काम करता है। ये वमन द्रव्यों में भी हम त्रिउष्ण का यहाँ प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर आम आम की और जो है सन्निपातज तृष्णा की चिकित्सा कर रहे हैं। फलाम्लम, जो अम्ल फल कौन कौन से हैं, तो उन्होंने मातुलुंग का वर्णन किया है। मातुलुंग इत्यादि जो फल होते हैं, जिसको हम लोग मातुलुंग नींबू की बात कर रहे हैं, बिजोड़ा नींबू की बात कर रहे हैं, या जो भी आम्ल खट्टे फल, अम्ल रस प्रधान जो भी फल होते हैं उसको कह रहे हैं। लेकिन यहाँ इन्होंने एक बात और बताया है कि फलों में जो है वो मदन फल भी लिया जा सकता है, क्योंकि जो बमंत बालुश्य क्या लिखा है, बालुलकम, मतलब जो भी कि बमन, हम लोग सभी जानते हैं कि जो बमन में श्रेष्ठ है या वामक द्रव्यों में श्रेष्ठ है वो मदन फल है। तो खट्टे फलों के साथ साथ अगर हम यहाँ पे मदन फल भी कुछ मात्रा में मिला देंगे तो बमन जो है वो अच्छा हो जाएगा। यह संधिपातज रोग की बात कर रहे हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ इन्होंने मदन फल को जोड़ा है। मुझे लगता है मैम जो वमन है ना उसके लिए मदन फल है, बाकी जो ये दाडिम और आंवला, ये नींबू, ये सब जो है ये तो पत्ते हैं, इसमें ये सब पत्ते हैं, और जो मदन फल है वो उसको हमको वमन के लिए यूज करना है। चलिए जो श्लोक आप पढ़ेंगे ना, श्लोकों में इन्होंने साफ साफ लिखा है सर्वे आम्रस्य तदंतरि क्रियेष्टा वमनम तथा। उन्होंने पहला ही जो श्लोक का बताया है कि अगर आपने सर्व सन्निपातज की और आमज तृष्णा की चिकित्सा करनी है तो जो क्रिया है, वो क्रिया की जो इष्ट है, जो क्रिया इष्ट है वो वमन क्रिया है ना। तो इन्होंने यही बताया कि आप ये ले सकते हैं। तो ये इनका मत है आयुर्वेद रसायन का कि जो फल आप सब ले लीजिए, लेकिन उसमें मदन फल भी ऐड कर सकते हैं, ये इन्होंने बताया है। आप होता है ना, सबका अपना अपना मत होता है, तो उनका मत भी है कि जब फलों की बात आई है तो हो सकता है कि भाई हमारे आचार्य जो है वो मदन फल की बात भी कर रहे हैं, अम्ल फल तो खट्टे फलों के अलावा, ये बात। शेष चलिए वामन जी मैम, बोलिए विनीता मैम। मैम आगे पढ़ना है। हाँ पढ़िए 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 मैम। अन्यतया मंडम मंड मंडम उष्णम हिमम मंथम च कालवित। अन्नात्य अर्थात उपवास करने से अथवा अन्न काल के बीच जाने के कारण उत्पन्न तृष्णा रोग में काल, प्रकृति तथा सात्म्य असात्म्य का विचार करके रोगी को उष्ण मंड तथा शीत मंथ सत्तुओं का घोल पीने के लिए दें। अर्थात वात कफ प्रकृति वाले रोगी को गर्म मांड पीने को दें और पित्त कफ प्रकृति वाले को अथवा वात पित्त प्रकृति वाले को शीत मंथ दें। इस प्रकार काल के विचार से शीत काल में उष्ण मंड दें और उष्ण काल में शीत मंथ का प्रयोग कराएं। जी पढ़िए, इसका कर दीजिए। कोई और पढ़ना चाहता है? हाँ कोई और पढ़ना चाहता है तो पढ़े, नहीं तो पढ़िए, आप ही पढ़िए। कोई और पढ़ना चाहता है तो पढ़िए। मैम करूं कंटिन्यू? हाँ पढ़िए पढ़िए। आयुर्वेद रसायन उपवासज औषधम आह अन्नात्यादि। उपवास की जो औषधि कही गई है, अन्नात्य मतलब पहले ऊपर वाली टीका पढ़िए। सॉरी गड़बड़ हो जा रहा है, मैं बुक से और उससे कर रही हूँ तो ऊपर नीचे हो गया। ऊपर वाली पढ़िए। अनात्ययात अन्न विरहात तृष्णाया सत्या मंडम उष्ण शीत मंथ च काल प्रकृति सात्म्यात वित पिबेत। अन्यात्यात है ना? हाँ अन्यात्यात। बहुत अच्छा। हाँ बताइए। अभी आपने पढ़ा ना, हिंदी वही है। अन्यात्यात मतलब कि जो अन्न का समय है ना, अन्न का समय बीत जाने के बाद नहीं, या उपवास के बाद है ना, जैसे कि जो हमने खाना खाना था या जहाँ पे खाने के बाद पानी पीना था, जो भी है वो अन्न काल के बीत जाने के बाद तो तृष्णा रोग उत्पन्न होता है, ये इनका मतलब है। अन्नत्यात या अन्न विरहात, ये दो बातें हो गई कि या तो अन्न का काल बीत जाए या फिर अन्न विरहात, जिसने अन्न का विरह किया हो या जिसने अन्न का ग्रहण नहीं किया हो। तो ये उपवास में भी जनरली ऐसा होता है। उसमें जो तृष्णा की उत्पत्ति हो रही है, तृष्णायाम सत्याम, ऐसी तृष्णा में मंडम उष्णम मतलब कि उष्ण मंड भी दिया जा सकता है। शीतम मंथम, मंड उष्ण देना है लेकिन मंथ को शीत मंथ देना है। लेकिन काल प्रकृति सात्म्य
क्या काल क्या मतलब, जैसे अभी अब आपने पढ़ा कि अगर शीतकाल है तो उष्ण देना है और उष्ण काल है तो शीत देना है। और प्रकृति का भी उस पर डिपेंड करता है कि वात प्रकृति है या वातज पित्तज प्रकृति है या वातज कफज प्रकृति है या पित्तज कफज प्रकृति है। इसमें जो साथ में होगा उसके आधार पर हमें इसको देना होगा। आगे चलिए। वात कफ प्रकृतिना उष्णो मंड पेय, जी पित्त श्लेष्म बताइए। प्रकृतिना वात जी पित्त प्रकृतिना च हिमो मंथ पेय। जी। अब जैसे उन्होंने बोल दिया कि वात और कफ प्रकृति है, अगर हमने देख लिया कि हमारा जो पेशेंट आया है उसमें वात और कफ के लक्षण ज्यादा है उनकी प्रकृति, तो हमें उनको कफ के कारण उष्ण मंडो पे है, वहां पे हमें हर उष्ण मंड देना होगा या सुखोष्ण मंड देना होगा। यहाँ बोल रहे हैं कि पित्त में श्रेष्ठ प्रकृति, अगर यहाँ पे पित्त और कफ की प्रकृति है या पित्त और कफ उस प्रकृति में प्रभावी है, तब फिर हमें या पित्त कफ के बाद या बात और पित्त दोनों बोले। यहाँ पित्त को उन्होंने ज्यादा महत्व दी है कि पित्त कफ है या बात पित्त प्रकृति है, तब हमें हिमो मंथ पेया, मतलब अगर पित्त इन्वॉल्व है तो हमें हिम जो है वो मंथ देना है, शीतल मंथ देना है। और अगर बात कफ है तो फिर हमें उष्ण मंथ देना है। ये क्लियर एव है? जी एव काल सात्म्यादिषु निरूप्यम जी सक्तव सर्षिप 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 सर्षिषा अभ्यक्ता शीतोदक परिप्लुता नाति द्रव नाति सांद्र मंथ इति अभिधीयते इति। जी। उसके बाद क्या है, एवं काल सात्म्यादिषु, काल की सात्म्यता का भी हमें निरूपण करना है। हमें काल के आधार पर भी जो है हम मंत्र जो दे रहे हैं उसका निरूपण करना है। ये कह रहे हैं कि सक्तवा सर्पिषा अव्यक्ता, मतलब सर्पी को उन्होंने बताया है कि जो सर्पी है उसका अव्यक्त उसको भी लेना है, उसका भी ग्रहण करना है। और इसके साथ शीत उदक परिप्लुता, मतलब कि वो जो है सर्पी मिलाने के बाद वो जो शीत उदक परिप्लुता ना अति द्रवा ना अति सांद्रा मंथ ते भी देते। मंथ को उन्होंने बता दिया कि मंथ में बहुत अधिक द्रव नहीं होता है और बहुत अधिक ठंड नहीं होता है। और यह सक्तवा सर्पिषा अव्यक्ता शीत उदक परिप्लुता। अब काल के साथ में का निरूपण तो उन्होंने मुझे लग रहा है वहीं पे लिख के बोल दिया कि आप काल के आधार पर भी जो है इसका निरूपण करिए। जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि शीतकाल ज्यादा होता है या जाड़े जब होते हैं तो कुछ उष्ण देना है, सुखोष्ण देना है, और जब गर्मी होगी तो हमें जो है वो शीतल देना है ना। और इसके बाद इन्होंने ये बता दिया है कि यहाँ पे कि इसके विचार के बाद भी यहाँ पर ये बताते हैं कि सक्तवा सर्पिषा अभियक्ता, सर्पी मतलब इन्होंने यहाँ पे सर्पी को बोला है कि जो सर्पी मतलब घृत है, और घृत का इन्होंने शीतोदक परिपूर्ता, मतलब या तो मैम अब हाँ बोलिए बोलिए। मैम ये सत्व सर्पिशा हाँ मतलब सत्तू हाँ में सर्पी डाल के और हाँ ठंडा पानी मिला के इस तरह से ठंडा है पानी शायद। डाल के, हाँ सत्तुवा वही हो गया सब। सत्तू या यब का सत्तू की बात हो रही सत्तू थी से हाँ उसको। मैम, हाँ सत्तू में घी डाल। सर्पी को अभिव्यक्त कर लेंगे है ना। और शीतों तक मतलब उसको ठंडे पानी के साथ मिला के दे देंगे। लेकिन जो मंत्र की कल्पना बताई है वो ना अति द्रवा और ना अति सांद्रा, बहुत ज्यादा ना अति ना अति सांद्र दिया जाता है। मैम सत्तू को घोल के ही मंथ बनता है ना, सत्तू तो ड्राई हाँ होता है, उसको जब हम हाँ घोल देते हैं तो वो मंथ कल्पना हो जाती है। तो उसमें उन्होंने बोला है हम्म, कि ये ज्यादा द्रव भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा सांद्र भी नहीं होना चाहिए। हाँ। और उसमें घी मिला सकते हैं है घी मिला ना। ठंडा पानी। जी मैम। चलिए आगे पढ़ दीजिए। आयुर्वेद रसायन उपवास जो सद्धम आह अन्नात्यादिति उपवास उष्ण मंड शीत काले शीत मंथ उष्ण काले अतः एव काल विधि इत्युक्तम। वही हो गया मैडम, जैसे हाँ अभी जो पढ़ा था कि उपवास है ना, उपवास से या फिर औषध माह या फिर अन्य इत्यादि रिद्धि, किसी किसी को उपवास से भी जो तृष्णा उत्पन्न हो रही है, या फिर उपवास के बाद उन्होंने बोला उपवास औषधम, कभी कभी औषध से भी, औषध का वर्णन आया है तो यही मान सकते हैं कि किसी किसी ड्रग का जो कॉम्प्लिकेशन होता है कभी कभी उसे तृष्णा होती है, या फिर अन्न काल के बीत जाने के बाद या अन्न काल में खाना न खाने पे तो हम जो उष्णा होती है। तो यहाँ हमें उन्होंने सीधे से बोला कि उष्णम मंडम शीतकाल है, जो शीतकाल है वहां पे उष्ण मंड दीजिए, और जहाँ पे शीत मंथ में उष्ण काल है, जहाँ शीत मंथ देना है उष्ण काल में, जो हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं। तो इन्होंने स्पेशली जो है आयुर्वेद रसायन ने अतएव काले विद्युक्तम, ये काल के आधार पर उन्होंने युक्ति बताई है या
जैसे जैसे काल में किया जाता है उस हिसाब से बताइए, ठंडा और गर्म का ध्यान रखते हुए बताइए। मैम इन्होंने एक चीज बताई ना, मतलब मंड जो है वो उष्ण देना है और मंथ जो है वो शीत देना है। हाँ, ये ऊपर लिखा है इन्होंने, ये ये मैम। उष्णो मंडे पेय है ना, ये ऊपर लिखा है, और शीतम मंथम जो इन्होंने हाँ सबसे पहले बोला है कि अगर हम ये बोला है ना, अन्नातिर्यात अन्न विरहात तृष्णायम सत्याम मंडम उष्णम शीतम मंथम काल प्रकृति, सबसे पहले उन्होंने यही बोल दिया है कि, और श्लोक भी पढ़िए, जो श्लोक अभी बड़ा श्लोक है वो भी इसमें भी लिखा है कि अन्यात्यनम मंडम उष्णम हिमम मंथम, है ना, यही मतलब भी है इसमें कि मंड हमेशा जो है वो उष्ण होना है और मंथ जो है वो शीत होना शीत होना है। यूज इसीलिए भी मैम हम ऐसे ही करते हैं ना, सबको मैं जब कभी हाँ कोई चीज उष्ण देनी है तो हम मंड को यूज कर रहे हैं, ये यूज को, हाँ और जब हमको हाँ कोई चीज को हमको शीत में देना है तो मंद का प्रयोग करें, क्योंकि उसकी कल्पना भी वैसी ही है। मैम हाँ जैसे वात कफट में मंड देंगे हाँ ना तो मंड उष्ण देंगे, और पित्त हाँ प्रकृति में मंथ देंगे वो शीत देंगे, उसमें साफ, इसीलिए घी भी मिलाया हुआ है और ठंडा पानी मिलाया हुआ है। हाँ साफ साफ बता दिया उन्होंने, पहले ही बता दिया कि जो 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 प्रकृति के आधार पर पहले उन्होंने बता दिया, और आयुर्वेद रसायन ने काल के आधार पर बता दिया कि हमें कहाँ पे, अगर उपवास के बाद या किसी भी तरह से उपवास के बाद या अन्नकाल बीत पाने के बाद हमें तृष्णा होती है, और वो प्रकृति के हिसाब से बता रहे हैं कि अगर प्रकृति जो होती है वो वातज कफज होती है तो मंड उष्ण मंड पिला देना चाहिए। अगर प्रकृति पित्त प्रधान है, जिसमें पित्त श्लेष प्रधान है या वात पित्त प्रधान है, तो फिर वहां पे हमें ठंडा मंत्र देना है। और इसके अलावा हमें काल का भी निरूपण करना है, और एक योग बता दिया है कि हमें जो है वो सत्तू के साथ घी घृत मिलाकर उसमें शीतोदक कल्पना करना है, शीतोदक को मिलाना है, ठंडा पानी मिलाना है, और इसको ना बहुत अधिक द्रव देना है ना बहुत अधिक सांद्र होना है, ये बीच की जो कल्पना है वो मंत्र कल्पना के आधार पर उसको बना के पिला देना है। जी अच्छा मैम। अच्छा अच्छा, क्लियर हुआ दोनों। इसकी एक लाइन और बची है नीचे वाली, वो भी कंप्लीट कर देते हैं, फिर कल सर मैम के आ जाएगा डिस्कस करें। हाँ अतः पढ़ एव दीजिए, काल वाली मैम। हाँ हाँ पढ़ दीजिए। अतः एव काल ना ना विदित ना ना, मैम, ये अच्छा वाला, श्लोक में हाँ हाँ श्लोक त्रिशी पढ़िए। त्रिशी। हाँ, कृषि कृष्ण, श्रमार्थ मांस रसम मंथम व ससितम पिबेत। यदि अधिक परिश्रम करने के कारण तृष्णा हो तो मांस रस पिलावें अथवा मिश्री मिलाकर मंथ पान करावें। पाठ भेद के अनुसार मध्य पान करावें, शेष पूर्ववत। हम्म, तो ये वही हुआ कि कहीं कहीं मद्यपान, हम लोगों ने ऊपर देखा ही था कि मद्यपान में भी उन्होंने ये सब जीरा जीरा मिलवाया था अभी, और हल्का उस तरह के द्रव्य मिलाए थे जिससे गंध गंध उसकी वो कम हो और वो दिल को हृदय को अच्छा लगने वाला हो। और यहाँ पे इसकी जो हिंदी है वो हिंदी में आपने पढ़ ही दिया कि उसमें अधिक परिश्रम करने वाला, जैसे जिसको ज्यादा तृषा लगे श्रमान, तो उसको फिर मांस रस दे दे, क्योंकि जो बहुत ज्यादा परिश्रम करने से धातु क्षय होता है, और धातु क्षय की जो पूर्ति होगी तो वहां पे फिर जो तृष्णा उत्पन्न होगी वो धातु क्षय को कम, मतलब धातु क्षय की पूर्ण होने से ही, धातु क्षय कंप्लीट होने से ही होगी। तो धातु क्षय को जितना जैसे मांस रस प्राप्त करता है, इसलिए यहाँ पे मांस रस की बात बता दी है। और उसमें उन्होंने दूसरा बोला है कि मंत्र पान, जो मंत्र कल्पना की बात हम लोग अभी कर रहे थे, तो उसमें मिश्री मिलाकर देना। और कहीं कहीं उन्होंने कहा है कि पाठ वेद में वो मंत्र पान हम बता रहे हैं, तो कहीं कहीं पाठ वेद में मद्य पान भी बताया गया है। टीका और देख लीजिए, ज्यादा बड़ी नहीं है, टीका देख लीजिए। जी मैम। मतलब कुल मिला के मैम ऐसे हम लोगों को चीजें देनी है कि जो इजीली एसिमिलेट हो जाएं और तुरंत ही तृष्णा को में हेल्प करें, जैसे पिया वगैरह है या मंड जो भी हम लोग दे रहे हैं, बिल्कुल जी या हम जी लोग शीत में मंथ दे रहे हैं, और उसके जी। बाद जो हम लोग फ्रूट्स वगैरह यूज कर रहे हैं वो भी हृदय हों और रुचिकर हों, साथ में जो जो कारक है, जो दोष कारक है उसको देखते हुए हम लोग उसको डिसाइड कर लें कि कैसे उसका हमको शमन करना है, कि तृष्णा का कारण क्या था। जी मैम। संस्कारित कृष्णा संस्कारित बताया गया है कि कहीं ना कहीं हम कितना भी लिक्विड दे रहे हैं लेकिन हम उसको संस्कारित करके दे रहे हैं, चाहे हम बिल्व का रस दे रहे हैं, हम नीम का रस दे रहे हैं, नीम पत्र का रस दे रहे हैं, पटोल पत्र का रस दे रहे हैं, हम मूंग का यूज दे रहे हैं, हम जौ का दलिया दे रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं उसमें कुछ इस तरह से, अगर आप पांच भौतिक चिकित्सा वाली बात करें, या कहीं ना कहीं उसमें अन्न का और उसमें जो है मेडिसिन का वो तत्व मिल जा रहा है कि वो जल के साथ साथ बॉडी में वो काम करेगा। कभी कभी खूब प्यास लगती है, आप कितना भी पानी पी लीजिए वो प्यास पानी से हटती ही नहीं है। तो इतनी अच्छी चिकित्सा इन्होंने बता दी है यहाँ पर कि आप उसमें अग्नि दीपन भी कर लीजिए, आप उसमें जो है वो तिक्त रस प्रधान द्रव्य देने से पित्त का भी शमन कर लीजिए, और आप वायु का अनुलोमन भी हो जा रहा है, क्योंकि आप अक्सर वहां पे वो सर्फी बता दे रहे हैं, अक्सर वो वहां पे घृत बता दे रहे हैं,
या फिर वो जो औषधियां बता रहे हैं जो त्रिकटु है, वो दीपन के साथ साथ वो योगवाही है, वायु का अनुलोमन भी करती है। तो इस तरह की औषधियां उन्होंने खुद ही डाल दी है। तिक्त रस प्रधान, अगर जैसे पटोल की बात करते हैं, तिक्त रस प्रधान है। और तिक्त रस में कौन कौन से हमारे महाभूत होते हैं, हम लोग खूब पढ़ाई कर रहे हैं इस समय, वो वाली विनीता मैम बताएंगी, विनीता मैम को बहुत अच्छे से सब पता है। तिक्त रस प्रधान में हमें लगता है कि आकाश और वायु होगा, क्यों वायु, मैम, यस। है ना। जी, तो वायु, जी। तो जब हम तिक्त रस प्रधान देंगे तो वायु महाभूत को वो वैसे ही वायु का अनुलोमन करेगा ही करेगा। तो हमने देखा है कि जो चिकित्सा में तिक्त रस को बहुत महत्ता दी गई है, पित्त शामक के लिए भी, वायु के लिए भी, और जहाँ कफ की चिकित्सा भी हम लोग करते हैं तो उसमें उष्ण औषधि मिला के, लेकिन हम तिक्त रस की औषधियां जरूर इन्वॉल्व करते हैं। तो ये इसका असर बहुत अच्छा सा जो है हमारी जो चिकित्सा में आता है। तो ये मैं अक्सर देखती हूँ, जो टीका पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है कि शास्त्रों में ये बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन बताया है। वो कह जरूर रहे हैं कि वो कफ तृष्णा की चिकित्सा कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा सोचिए तो उन्होंने जो है वो अग्नि को भी दीप्त किया, उन्होंने पित्त को भी शांत किया, उन्होंने वायु का भी अनुलोमन किया, और कफ का तो विलीन कर ही रहे हैं ना मैडम। तो इस तीनों तरीके, दोषों को जी मैम, लेके चल रहे हैं और साथ में आम का पाचन भी कर रहे हैं। तो हाँ, इस और कितना उसके अच्छा बाद योग फिर होता है। उसके बाद नरिश भी कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी बात है कि नरिश कर रहे हैं, धातु का पूरण कर रहे हैं। जी, जी हो गया पूरा ये वाला सब पढ़ा मैम, मैडम। पढ़ टीका लीजिए। है हाँ थोड़ी सी, पढ़ एक लीजिए, हाँ पढ़ पढ़। श्रमात त्रिषि जातया मांस रस मध्य व ससर्कर पिबेद। जी, इसमें वही बताया है कि जो श्रम के कारण तृष्णा उत्पन्न हुई, श्रमा तृषि जातायम, है ना। जो श्रम के कारण तृष्णा उत्पन्न हुई, वो उसमें मांस रस या फिर मध, उसको शर्करा के साथ पिलाना चाहिए। आयुर्वेद रसायन श्रमजौषधम आह त्रिषि श्रमादिति। जी, जो श्रम के कारण या फिर औषध, श्रम के कारण या औषध के कारण जो तृष्णा उत्पन्न होती है, उसमें जो है उन्होंने श्रमादिति, मतलब कि उसको स्पेशली जो है वो श्रम श्रम चिकित्सा या श्रम से उत्पन्न होने वाले जो दोष कुपित होते हैं उसकी चिकित्सा करना चाहिए। अब नेक्स्ट मैडम कल पढ़ा जाए, वरना मैडम अब आगे हाँ कुछ जी मैम। है ना, कुछ जी। डिस्कशन कर 10 लिया। मिनट बाकी है अभी तो। हाँ, 10 मिनट बचा है, 10 मिनट में कुछ डिस्कशन कर लिया जाए, 5 मिनट, 5 मिनट में प्रेयर कर ली जाए, या फिर प्रेयर ही कर ली जाए, जैसा ठीक लगे। थोड़ा सा मैम मॉर्निंग में, कल ना एक लो एएमएच के ऊपर डिस्कशन हुआ था जी शाम जी की संभाषा में, तो जी उसमें थोड़ा सा डाउट्स थे मैम, वो आपसे क्लियर करने के लिए हमने सोचा था कि हम आपसे क्लियर कर लेंगे। एक जी तो मैम जो बताइए। सैंडविच बस्ती के बारे में आपने बताया था मैम, उसका एक बार वापस बता देंगे मैम कैसे? जी एक बार जी आप जी एएमएच में कैसे आपने बताया था कि 2 दिन तक नॉर्मल बस्ती दे के फिर सैंडविच बस्ती देनी है, एक बार मैम वो रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ मैम, जनरली क्या होता है ना, जैसे पेशेंट का एमएच हम लोग मानते हैं, लेकिन अगर हम अपने इस तरफ से देखते हैं तो धात्वाग्नि को मंद मानते हैं। धात्वाग्नि मंद का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास आर्तव्य स्रोतस पे कार्य करने वाली जो मेन हमारे हम आयुर्वेद से मानेंगे, जो वहाँ का हमारा जो अग्नि है, या वहाँ के जो हमारे अंडाशय है, अंडाशय का जो मेन पित्त वात और कफ जो कार्य होना चाहिए, जो धात्वाग्नि होना चाहिए, वहाँ प्रॉपरली नहीं हो रहा है, वो निष्क्रिय होके पड़े हैं, तो वो फॉलिकुलर स्टिमुलेशन नहीं हो रहा है। मॉडर्न ले जाता है एएमएच पे, लेकिन हम लोग अपना नस से और उससे उसको हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट इसलिए ही करते हैं कि वो जो अग्नि को वहाँ प्रदीप्त करते हैं। किसी भी तरह से वहाँ पित्त अगर ठीक हो जाएगा, वायु का अनुगमन हो जाएगा और कफ प्रॉपर आ जाएगा, तो हम बस्ती चिकित्सा और रस चिकित्सा कर रहे हैं। तो बस्ती चिकित्सा में हमें क्या करना होता है कि ऐसे केसेस में, जैसे कि कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, या मानिए ट्यूबवेल ब्लॉक भी हो रहा है, या समटाइम्स हमें स्टिमुलेट करना है, क्योंकि ओवरी में हम डायरेक्ट मेडिसिन दे ही नहीं सकते, हम उसको परोक्ष रूप से ही उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं, चाहे मात्रा बस्ती से, चाहे योनि बस्ती से, और दूसरे नंबर पे उत्तर बस्ती से। तो कोई भी अगर हम तीक्ष्ण द्रव्य देना चाहते हैं तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमारा आर्तव्य स्रोतस और उसकी इनर लेयर होती है, इनर मेम्ब्रेन बहुत सॉफ्ट होती है, तो वहां हम पहले 2 बस्ती, या जैसे उत्तर बस्ती भी करना है तो पहले हम अगर पंचतीर्थ घृत की ही बस्ती कर दें, या फिर हम क्षीर वाला तेल की ही बस्ती करते हैं पहली बस्ती। दूसरी बस्ती जो हम सैंडविच बस्ती बताते हैं, वो इस तरह से करते हैं कि हमने पहले जो है वो लुब्रिकेंट वाला या ब्रहण द्रव्य ही लेना है,
जो भी द्रव्य हम, चाहे क्षीर वाला द्रव्य तेल ले रहे हैं, चाहे हम शताब्दी तेल ले रहे हैं, चाहे हम शतपुष्प तेल ले रहे हैं, हमने क्या किया कि हमने पहले 1 ml ग्रहण, वो इस तरह का तेल लिया, शतपुष्प तेल, ग्रहण तेल। उसके बाद हमें लेखन द्रव्य लेना है। लेखन द्रव्य में जैसे हमने क्षीर, काशी क्षारादि तेल ले लिया, तो काशी क्षारादि तेल में हमने क्या किया कि उसको हमने 1 ml ले लिया, और उसके बाद फिर हमने जो है अपना क्षीर वाला तेल या जो हमारा शताब्दी तेल, शतपुष्प तेल जो था ग्रहण द्रव्य ले लिया। तो फिर हमने उसको जब पुश किया 3 ml को मिला के, तो पहले वो जो पहला जाएगा, तो पहले जो हमने सबसे पहले भरा था वो क्षीर वाला तेल भरा था, ये हमने ग्रहण द्रव्य भरे थे, तो वो जाके उसको थोड़ा सा कहना चाहिए लुब्रिकेशन ही करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो वहां पे एक स्निग्धता ही करेगा। और स्निग्धता करने के बाद हम जब धीरे से उसमें पुश करेंगे काशीश वाला, ये काशीश क्षार, काशीश आदि तेल जो हमारे पास होता है, वो फिर जाके वहां पे मेन सारे टिश्यू को डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेखन कर वहां देगा। वहां काम करेगा जहां उसको कार्य करना है, वो लेखन का कार्य करके हमें स्रोतों का शोधन करके देगा। और उसके बाद भी तीसरी बार फिर जब हमने वो डाला ले, तो वो क्या करेगा कि वो उसका काम करते करते फिर वो जो टिश्यू थोड़े बहुत भी अगर डैमेज कहीं हुए हैं या जहाँ पे उसने लेखन कार्य किया है, फिर से वो एक बार अच्छे से उसकी धातु पूर्ति करेगा, या उसको कहना चाहिए लुब्रिकेंट करेगा, वहां स्नेहन करेगा, मार्दव करेगा, और वो एक तरह से वो एब्जॉर्ब बहुत अच्छे से करेगा। और काशी शादी का भी जो कार्य होता है वो यही होता है कि वो वहां पे टिश्यू को जो है वो जो भी खराब टिश्यू है हीलिंग जो कर भी देगा सर। कर देगा। तो इस तरह से हम उसको सोच के चलाते हैं। और कभी भी अकेले हम लोग क्षार काशी शादी की या काशी क्षार आदि तेल की जो वस्ती आती है, क्षार की अलग आती है, क्षार तेल अलग आता है, हाँ, काशीश तेल काशीश तेल अलग अलग। आता है। हाँ, तो हम दोनों मिला लेते हैं, तो दोनों हम आधा आधा ml मिला, है ना, जी। 1 ml पहले लिया, फिर आधा आधा ml इनको मिलाया, फिर 1 ml हमने बाद में ग्रहण द्रव्य लिया। तो इस तरह से 3 ml की बस्ती हम देते हैं। और उसके बाद योनि बस्ती करने के लिए हम योनि बस्ती में अपना ग्रहण द्रव्य ही मिलाते हैं, जैसे पुष्पादि तेल की योनि बस्ती कर दी, शताब्दी तेल की योनि बस्ती कर दी, फल घृत की योनि बस्ती कर दी, तिक्त घृत की भी योनि बस्ती बहुत अच्छा हेल्प कर रही है इस समय। तो तिक्त रस पे कुछ हम लोगों को इस समय बहुत अच्छा संहिता पढ़ने के बाद बहुत क्लियर हो गया है। उस पे हम जब ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो क्योंकि वहां पे जनरली पृथ्वी की प्रधानता होती है, तो हमें पृथ्वी महाभूत को जो है बहुत अच्छे से कहना चाहिए प्रभावी बनाना है, और वायु को भी हमें अनुलोमित करना है। तो जैसे हमने कभी भी हम केवल बिना स्नेहन कल्पना के वहां काम नहीं करते हैं, और स्नेहन कल्पना का कार्य ही होता है कि वो पृथ्वी महाभूत को भी प्रभावी बनाता है, और साथ में तिक्त रस के साथ अगर हम वो औषधियां देते हैं, वो शोधन अच्छे से करता है। और अग्निदीप करता है, धातु अग्नि को जो मंद हुई है उसको भी वो प्रभावी करता है। और इस तरह से शोधन भी होता है, और मेडिसिन बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होके एक तो वो डायरेक्ट टच में जाती है, और फिर परोक्ष रूप से वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाती है, और फिर वो ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ सारे स्रोतोगामी होके पूरे शरीर में जाकर सूक्ष्म स्रोतोगामी होके फिर वो अपना इफेक्ट हर जगह देती है। मैम, ये जो पेशेंट हेलो। जिनको भी ये उत्तर बस्ती देती हैं आप ये वाली, जी। तो उसमें क्या एक रात पहले मात्रा बस्ती वगैरह कुछ देती हैं या हाँ कैसे मैम, करते वो हम अक्सर क्या करते हैं, जैसे पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम शुरू के 3 दिन उनको माता बस्ती पे ही रखते हैं, और हैं? जी। उसके साथ साथ हम योनि बस्ती पर भी रखते हैं। जैसे पेशेंट का मेंस खत्म हो गया, 6 मंथ 6 डे 7th डे 8th डे या 6 7th डे 2 दिन हमने मात्रा बस्ती दे दी और योनि बस्ती दे दी, और फिर 8th डे 9th डे हमने उसको जो है उत्तर बस्ती दे दी। उसके बाद फिर रतन हम को उसको, उत्तर बस्ती हाँ दे फिर दी, उसके और बाद ठीक, उसके बाद सिस्टेशन फिर ऑफ हम, मेंस्ट्रुएशन हाँ के बाद 6th 7th 8th डे आपने उसको हाँ, योनि बस्ती और मात्रा बस्ती दे दी। एट्थ और उसके एट्थ बाद डे हम तीनों देंगे, 8th एट्थ डे डे मैडम हम तीनों देंगे, है ना, 6 7th डे हम 2 देंगे मात्रा बस्ती और योनि बस्ती, पहले मात्रा बस्ती देंगे, उसके बाद उसको 2 घंटे 3 घंटे का योनि बस्ती देंगे, या फिर पेशेंट को समझा देते हैं, फिर एडमिट रहता है अगर हमारे पास वार्ड में, तो फिर हम रात में, रेजिडेंट रात में योनि बस्ती देता है ना, खाना वाना खा के जब पेशेंट सोने जाता है तब योनि बस्ती करा देते हैं कि रात में उसका इफेक्ट रहे। तो ऐसा हम 2 दिन कराते हैं। फिर तीसरे दिन जब पेशेंट हमारे पास आता है तो फिर हम उसकी मात्रा बस्ती करते हैं मॉर्निंग आवर में, फिर 2 3 घंटे के बाद हम उसकी उत्तर बस्ती करते हैं। उत्तर बस्ती करने के बाद भी हम वहां पे उत्तर बस्ती करके फिर हमने कोई भी जो जिस तेल से उत्तर बस्ती की है उसकी उसकी हम योनि बस्ती भी करके सैनिटरी पैड लगा के पेशेंट को वहां लेटा देते हैं। फिर यही काम हम नेक्स्ट डे भी करते हैं, ठीक है मैम। जी। उसके बाद तो फिर जैसे बाद, हाँ बाद के 2 दिन फिर हम मात्रा बस्ती और योनि बस्ती करते रहते हैं। ये हमने अपना बना रखा है, 6 दिन का हमारा प्रोसीजर हो गया है।
तो हम 6 दिन तक पेशेंट को बीच में 6 दिन और 7 दिन ऐसे करते हैं। 8वें दिन हम मतलब बस्ती वो उत्तर बस्ती करते हैं। उसके बाद फिर पेशेंट की मात्रा बस्ती 10 और 11 दिन चलती है और योनि बस्ती भी चलती है। तो मैम ये जो जब आप योनि पिचू रखेंगी, योनि पूरण करेंगे, तो वो अगर अभी जैसे ये 3 हमने यूज किए थे, उसके हाँ। अंदर केवल ब्रंगण यानी कि जैसे शीरबला कासीसर ये ले रहे हैं तो उसमें केवल शीरबला का ही यूज करेंगे हाँ जो योनि में। हाँ हाँ, योनि बस्ती में हमेशा ब्रहण द्रव्य ही या ब्रंगण ही ड्रग वातानुलोमन, यूज करना हाँ है। तो मैम वातानुलोमन। पहले भी कभी संभाषा में हिस्ट्री में सुना था कि अगर केवल उन्होंने ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए केवल लेखन द्रव्य जिन्होंने भी यूज किया तो ब्लॉकेज और ही बढ़ गया। तो ये जो सैंडविच बस्ती है इसका अच्छा मतलब ये है कि पहले उसने जो है ग्रहण करने के लिए उसको बना दिया, उसके बाद हाँ लेखन जहाँ करना है, उसके बाद जो भी टिश्यू वगैरह जो भी टूटे फूटन जो भी कुछ है उसको बाद में नरिश करने हील के करने के लिए। लिए यूज जी करते हैं। जी। जी मैम बहुत अच्छा बताया, थैंक यू मैम। और ये लो एमएच का भी मैम कह रही थी डिस्कशन इसमें हुआ था कुछ। नस्से का बहुत इफेक्ट है मैडम। बस्ती जी तो हम देते रहेंगे, बस्ती से भी क्या होगा, बस्ती से वो पोषण तो मिलता ही है। और फिर उसके बाद जैसे कहते हैं ना कि एक डायरेक्ट अब्जॉर्प्शन हो रहा है और एक इनडायरेक्ट भी हो रहा है, क्योंकि वो जब सब कुछ जो हमारे पास जो एंड्रोमेट्रियम में जो भी ब्लड वेसल्स हैं वो पूरी तरह से अब्जॉर्ब करती हैं मेडिसिन को, और वो अब्जॉर्ब करके वो ब्लड सर्कुलेशन में जाता है ना। वो उसका प्रत्यक्ष इफेक्ट परोक्ष इफेक्ट अभी ओवरी पे पड़ता है, ओवरी को भी वो स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा अगर हम नस्से भी करते हैं साथ में, तो नस्से से डायरेक्ट जो H2 एक्सिस हमसे मानते हैं, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस मानते हैं, वहाँ स्टिमुलेशन बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर भी हमें ये देखना पड़ता है कि जो हमारी पेशेंट किस तरह की है, जैसे हम प्रमेह में देखते हैं कि स्थूल प्रमेह, कृष्ण प्रमेह, ऐसे हमें यहाँ भी देखना पड़ता है। हम लोग जो मोटा मोटा प्रैक्टिकली हम BMI पे चले जाते हैं, BMI अगर बहुत लो होती है तो फिर हम वहाँ पे ब्रहण द्रव्य ही देते हैं। और अगर BMI बहुत हाई हो जाती है, जिसकी मतलब 24-25 से ऊपर चली जाती है, तो फिर वहां पे हमें लेखन द्रव्य देना करना होता है। लेकिन तुरंत लेखन द्रव्य कभी नहीं देना है। जैसे मैं अक्सर बताती हूँ कि पंचतीर्थ घृत दिया, उसमें थोड़ा सा पंचकोल चूर्ण मिला दिया, उसमें थोड़ा सा मैंने फल क्वाथ मिला दिया अनुपान के लिए। उसके बाद मैंने वहां पे थोड़ा सा जो है फिर गृहिणी दृष्टि पे आ गए तो गृहिणी कपाट रस दे दिया, लघु बसंत मालती दे दिया, नरपति वल्लभ दे दिया, कोई एक दे दिया जो गृहिणी पे काम करे। देन साथ में उसमें अगर वो गृहिणी पे काम करना शुरू कर देता है तो हाँ थोड़ा गिलोय शक्ल मिला दिया, थोड़ा वाय विदंग मिला दिया, थोड़ा सा काल मेघ मिला दिया। उसके साथ फिर यहाँ पे हमने उसका अनुपान भी फिर हमने यहाँ पे अभियरिष्ट बना दिया। जो कि हमने क्या किया कि पहले उसको हमने गृहिणी पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ दी, और जो भी उसका मल है या जो भी उसमें दुष्ट 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 जो मल है वो हमें वायु का अनुलोमन करके बाहर निकालना। तो समटाइम्स मैं आरग्भद जो है पंचतीर्थ के साथ ऐड कर देती हूँ, निशोध कर देती हूँ, फिर यहाँ पंचकोलासव चला देती हूँ, काल मेघासव चला देती हूँ। डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू केस। और फिर ऐसे अभी मेरे पास एक पेशेंट चल रही है, उसकी एकदम जो है वो यूट्रस का भी साइज काफी सब नॉर्मल सब नॉर्मल है, सर्विक्स का भी सब नॉर्मल है, और उसकी एज 30 के आसपास हो गई है। खूब मॉडर्न की दवा खा के अभी वो कल OPD में आई है, और वो स्पेशली कहीं से सुन के आई है कि मैडम यहाँ पे कुछ इस तरह की चिकित्सा होती है जिससे ये होगा। तो अभी उसकी नस्से और मात्रा बस्ती और योनि बस्ती कल से शुरू करा दी गई है। अभी देखिए इसका 3 to 6 मंथ में कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर आए। तो ये इसमें बस पेशेंट को पेशेंस रखने की जरूरत होती है, और वो धीरे धीरे एंडोमेट्रियम थिकनेस के साथ में AMH वैल्यू भी, अगर फॉलिकल स्टिमुलेशन हो गया, मेरा ओव्यूलेशन हो गया, एंडोमेट्रियम थिकनेस मुझे मिल गई, ठीक है मैम, तो पेशेंट को फिर हम जो है AMH अपने आप ही धीरे 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 नॉर्मल आ। हम तो ऋतु क्षेत्र रंबू बीज पे काम करते हैं ना मैम, तो हमें ऋतु जी क्षेत्र रंबू बीज के लिए ही मेन हमें उस तरह प्रिपेयर करना होता है। और बाकी तो अभी बहुत नई नई रिसर्च जा रही है, बहुत नए नए हार्मोन लेवल ये लोग निकाल निकाल के रखेंगे। फिर हमें तो, लेकिन हमारा जो अपना सिद्धांत है उस सिद्धांत को हमें नहीं खोना है, उस सिद्धांत पे हमें केंद्रित रहना पड़ेगा। जी जी बहुत अच्छा मैम। 8 बज गया। हेलो मैम, थैंक यू मैम, हाँ थैंक यू जी मैम। ठीक है मैम, शाम को डिस्कशन करेंगे। हाँ, लेकिन एक कोई भी छोटी सी प्रेयर कर दीजिए, वंदना मैम ही कर दीजिए छोटी सी प्रेयर। छोटी सी प्रेयर कौन सी करूं मैम? गुरु ब्रह्म कर देते हैं। हाँ हाँ, छोटा सा। जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात्
परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही बढ़िया, स्वीट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू अंजना मैम। मैम। सभी को मैम प्रणाम सभी को। आपको भी बहुत बहुत सभी को बहुत धन्यवाद और सबको बहुत सुप्रभात। सभी के दिन शुभ हो। सभी को नमस्कार मैम, थैंक यू। प्रणाम सभी को। थैंक यू अंजना मैम, थैंक यू वंदना मैम, मोनिका मैम, प्रणाम मैम, प्रणाम। प्रणाम।